मैं दिल्ली हूँ। मीर हसन ने महाराज पृथ्वीराज चौहान को बताया कि सिंध फतेह करने के बाद किस तरह मोहम्मद गौरी की नज़र चित्ररेखा पर पड़ी। चित्ररेखा अब मीर हसन से प्यार करने लगी थी। जब मोहम्मद गौरी को इस बात का पता चला तो उसने मीर हसन और चित्ररेखा की मौत का फरमान जारी कर दिया। इधर मोहम्मद गौरी ने लाहौर फतेह किया और अब उसके सामने था मलिक खुसरो, गजनवी खानदान का आखिरी चिराग, जिसे मोहम्मद गौरी ने बुझा दिया। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में विद्रोह छिड़ गया मीर हसन को लेकर, और उसके 4 सामंत दरबार छोड़कर चले गए। मोहम्मद गौरी को उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने खबर दी कि मीर हसन और चित्ररेखा को पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सल्तनत में पनाह दी है। इधर पृथ्वीराज को जयचंद का पत्र मिला, जिसमें उसे कन्नौज में आने का निमंत्रण तो था, किंतु सेवक बनकर। पृथ्वीराज चौहान ने निर्णय किया कि वो सेवक बनकर ही कन्नौज जाएंगे, और मैं सोच रही थी कि पृथ्वीराज चौहान का ये अनोखा निर्णय क्या किसी अनोखी कहानी को जन्म देगा। राजकुमारी की जय हो। कौन हो तुम? हमने तुम्हें पहचाना नहीं। राजकुमारी जी, मैं आपकी प्रजा, मेरा मतलब है मैं आपकी सेविका हूं। मेरा नाम चकोरी है। ओह, अब समझे। अगर तुम्हारा नाम चकोरी ना होता तो तुम इस तरह इतनी आसानी से हमारे कक्ष तक ना पहुंच पाती। तो क्या राजकुमारी मुझे मेरे नाम से जानती हैं? नाम का कोई महत्व नहीं होता, महत्व होता है काम का। और हम तुम्हें तुम्हारे काम से जानते हैं। हमें यह सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या एक स्त्री भी ऐसा काम कर सकती है। लगता है राजकुमारी मेरे काम से खुश नहीं है। तुम्हें किसी की खुशी या नाराजगी की क्या परवाह है? क्योंकि इन दोनों बातों का संबंध भावनाओं से होता है, और एक स्त्री भावनाओं का सागर होती है। तो क्या आपकी नजर में मैं स्त्री नहीं हूं? स्त्री? हाँ, स्त्री का रूप तो है तुम्हारा, लेकिन गुण नहीं। वैसे भी मृत्यु का आभास कराने वाली हर एक वस्तु स्त्रीलिंगी तो होती है। जैसे राजकुमारी? जैसे तलवार, कटार, नागिन, और स्वयं मृत्यु भी तो स्त्रीलिंगी होती है। चकोरी, स्त्री सृष्टि की जननी होती है, बल्कि वह स्वयं सृष्टि है। स्त्री किसी मां से उसका पुत्र नहीं छीन सकती, किसी पत्नी से उसका पति नहीं छीन सकती, किसी पुत्र से उसका पिता नहीं छीन सकती, और ना ही किसी प्रेमिका से उसका प्रेमी छीन सकती है। अगर कोई हमसे पूछे कि स्त्री क्या होती है, तो हम कहेंगे कि प्रेम और ममता का दूसरा नाम ही स्त्री है। वैसे तुम्हारी दृष्टि में
स्त्री की क्या परिभाषा है? राजकुमारी, क्या ये बड़ा विचित्र प्रश्न नहीं है जो एक स्त्री दूसरी स्त्री से पूछ रही है? तो क्या तुम अभी भी अपने आप को स्त्री समझती हो? राजकुमारी, आप केवल मेरे एक रूप के बारे में जानती हैं, दूसरे रूप के बारे में नहीं। मैं जो कुछ भी हूं बाद में, पहले एक स्त्री हूं। चकोरी, स्त्री का हृदय तो प्रेम का मंदिर होता है। वो प्रेम दूत होती है, वो प्रेम का संदेशा भेजती है। लेकिन तुमने शांति के दूत कबूतर से भी मृत्यु का संदेशा भिजवाया। ये मेरी विवशता थी। तब तुम मेरी इस बात का उत्तर दो कि जिस राज्य में तुम नियुक्त की गई थी, क्या तुमने नहीं देखा कि वहां पर स्त्री का कितना सम्मान होता है? मैं जानती हूं राजकुमारी। तब तुम हमें ये बताओ कि महाराज पृथ्वीराज चौहान को कनौज से सकुशल निकलने में हमने सहायता की थी, लेकिन तुम्हें अनंतपुर से जीवित निकलने में किसने सहायता की? राजकुमारी, इस बात का उत्तर मैं अभी नहीं दे सकती। उत्तर तो तुम तभी दे सकती हो ना, जब तुम्हारे पास कोई उत्तर हो। राजकुमारी, मैं सागर के किनारे खड़ा एक छोटा सा पेड़ हूं। अभी तो सागर में ज्वार आया हुआ है। जब ये ज्वार उतर जाएगा, तब सागर को अपने किनारे खड़े इस पेड़ का महत्व समझ में आएगा। जब सागर की शांत लहरें इस पेड़ के पास आएंगी, तब मैं दे पाऊंगी आपके इस प्रश्न का उत्तर। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चकोरी, हमारी इस बात को ध्यान से सुनो। अगर महाराज पृथ्वीराज को तुम्हारे कारण कुछ हुआ, तो हम ये भूल जाएंगे कि तुम एक स्त्री हो। तब महाराज जयचंद चाहे तुम्हें जो भी इनाम दे, तुम हमारे क्रोध की अग्नि से बच नहीं पाओगी। राजकुमारी, आप नहीं जानती महाराज पृथ्वीराज चौहान का स्थान मेरी नजर में क्या है। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। महाराज, चंद्रवरदाई, कविराज, पृथ्वीराज कहाँ है? जी वो सुना है कि वो कन्नौज जा रहा है और हम उसके कन्नौज जाने का कारण जानना चाहते इस हैं। प्रश्न का उत्तर कविराज नहीं दे सकते नाना सा। प्रणाम। पुत्र पृथ्वीराज, ये सब क्या है? ये कौन सा रूप धारण कर लिया तुमने? नाना सा, ये रूप मैंने कन्नौज जाने के लिए धारण किया है। कन्नौज? हाँ, और कन्नौज जाने का समाचार भी मैंने ही आपके पास भिजवाया था, ताकि आप मेरे वहां जाने का कारण जानने के लिए मेरे पास आ जाएं, और आप आ गए। हाँ पुत्र, जब से हमने ये समाचार सुना कि तुम कन्नौज जा रहे हो और यहां आकर तुम्हें इस वेशभूषा में देखा, तो जिज्ञासा और बढ़ गई। नाना सा, महाराज जयचंद ने मुझे कन्नौज जाने के लिए आमंत्रित किया है। अगर उसने आमंत्रित किया है तो फिर यह रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है? मैं तो उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूं नाना सा। क्या? हाँ ये क्या कह रहे हो तुम? नाना सा, कन्नौज के राजसूय यज्ञ में जहां महाराज जयचंद ने सारे राजाओं महाराजाओं को आमंत्रित किया है, वहां उन्होंने आपके पृथ्वीराज चौहान को भी आमंत्रित किया है, किंतु राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक सेवक के रूप में। सेवक के रूप में? जी नाना सा। पुत्र पृथ्वीराज, उसने अपनी नीचता का परिचय दिया है। इसका उत्तर भी एक ही है हमारे पास, कि अपनी सेना को आदेश दो कि वो कन्नौज पर चढ़ाई करे और जयचंद को बता दे कि राजा कौन है और सेवक कौन है। अगर वहां राजसूय यज्ञ न चल रहा होता, तो इस निमंत्रण का उत्तर आक्रमण में होता। लेकिन मैं तो उनके निमंत्रण के अनुसार कन्नौज जा रहा हूं, कभी चंद्रवरदाई का सेवक बनकर।
और नाना सा, अपने कन्नौज से वापस लौटने से पहले मैं अपने वहां होने की सूचना जयचंद को अवश्य दूंगा। उसने मेरे साथ जो असभ्यता की है उसका उत्तर तो उसे देकर ही आऊंगा। पुत्र पृथ्वीराज, मैं जानता हूं कि तुम्हारी वीरता के सामने कोई नहीं टिक सकता है, मगर पुत्र, कभी कभी छल और कपट वीरता पर भारी पड़ जाते हैं, और जयचंद तो इस कला में प्रवीण है। जानता हूं मैं, लेकिन मैं पहली बार कन्नौज नहीं जा रहा हूं नाना साहब। इससे पहले भी मैं कन्नौज जा चुका हूं एक बार। क्या क्या कहा तुमने? तुम इससे पहले भी कन्नौज जा चुके हो? कब? बसंत उत्सव में तलवारबाजी की प्रतियोगिता जीती है मैंने कन्नौज में। पुत्र पृथ्वीराज, और यही नहीं नाना साहब, मैंने तो उसका पुरस्कार भी राजकुमारी संयोगिता के हाथों से ही लिया था। और अब भी मैं कन्नौज राजकुमारी संयोगिता के लिए ही जा रहा हूं। पुत्र पृथ्वीराज, तो क्या? हाँ नाना साहब, राजकुमारी संयोगिता से मेरी प्रथम भेंट गढ़ी सिरसा में हुई थी। सच तो यह है नाना साहब कि गढ़ी सिरसा तो मैंने जीत लिया था, किंतु अपना मन हार गया था। तो क्या राजकुमारी संयोगिता भी? हाँ नाना साहब, बड़ी अजीब स्थिति है। महाराज जयचंद मेरे शत्रु हैं और उनकी पुत्री मेरी प्रेमिका। मगर आप चिंता ना करें नाना साहब, मैं कन्नौज अवश्य जाऊंगा, यहां की बागडोर आपके हवाले करके। और अगर मुझे वहां जाने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता है तो वो है केवल आपका आशीर्वाद। पुत्र, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, मगर एक बात याद रखना पुत्र, मेरे प्राणों की डोरी तुम्हारे प्राणों के साथ जुड़ी हुई है। नाना साहब, क्या आपको अपने रक्त पर विश्वास नहीं है? मुझे विश्वास है पुत्र। एक वचन दे मुझे। कहिए। क्या तू राजकुमारी संयोगिता को मेरी पुत्र वधू बनाकर अनंगपुर लाएगा? ये वचन मैं माता कुंती को तो दे ही चुका हूं, और आज ये वचन मैं आपको भी देता हूं नाना साहब। जीवता रहे पुत्र, महाकाल तुम्हारी रक्षा करें। अन्नदाता की जय हो। क्या बात है राजपुरोहित जी? महाराज, राजसु यज्ञ आरंभ हो रहा है, परंतु मेरी आपसे एक विनती है। कहिए। महाराज, मेरी विनती है कि यज्ञ स्थल के चारों ओर अधिक से अधिक मात्रा में सैनिक तैनात कर दिए जाएं। ऐसी भी क्या बात है राजपुरोहित जी? क्या यज्ञ स्थल आपकी दृष्टि में सुरक्षित नहीं है? प्रश्न सुरक्षा का नहीं है महाराज। तो फिर? महाराज, राजसु यज्ञ का नियम है कि ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हो तो वहां किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, जिससे मंत्रोच्चार में कोई बाधा आए। यदि मंत्रोच्चार में किसी प्रकार की बाधा आती है तो यज्ञ के मुहूर्त के लिए और 6 महीने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है राजपुरोहित जी, जैसा आप कहते हैं वैसे ही होगा। सेनापति। जी महाराज। यज्ञ स्थल के चारों तरफ भारी मात्रा में सैनिक तैनात कर दिए जाएं, ताकि यज्ञ में किसी किस्म की कोई बाधा ना पड़े। और ध्यान रहे, इसकी सारी व्यवस्था राजपुरोहित की निगरानी में होगी। जो आज्ञा महाराज। आइए राजपुरोहित जी। महाराज की जय हो। चलिए।
अन्नदाता की जय हो। महाराज सांभर नरेश पृथ्वीराज चौहान के राजकवि कवि शिरोमणि चंद्रबरदाई महाराज के दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, हमारे शत्रु पृथ्वीराज चौहान के राजकवि हमारे दरबार में। कन्नौज के राजकवि का इसके बारे में क्या विचार है? क्या आप कवि चंद्रवरदाई के यहां आने का कारण बता सकते हैं? महाराज, कन्नौज में राजसूय यज्ञ हो रहा है, यह तो जग जाहिर है। कवि महोदय ब्राह्मण हैं, उन्होंने सोचा होगा कि राजसूय यज्ञ में दक्षिणा अच्छी मिल जाएगी, इसलिए यहां बहती गंगा में हाथ धोने चले आए। लेकिन कविराज, कवि और ब्राह्मण तो हर जगह पूजनीय है। द्वारपाल, उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर ले आओ। जो आज्ञा अन्नदाता। महाराज, काव्य कला में हमारी कोई रुचि नहीं है, फिर भी कवि चंद्रवरदाई का नाम हमने मोहब्बत राज्य में सुना था। कन्नौज नरेश महाराज जयचंद की सेवा में कवि चंद्रवरदाई का प्रणाम। महाकवि चंद्रवरदाई, यह कन्नौज दरबार है और कन्नौज दरबार में सदा ही विद्वानों का स्वागत होता आया है। आपका भी स्वागत है, मगर हम आपके इस अचानक आगमन पर बहुत हैरान हैं। महाराज, चंद का अर्थ तो हमारी समझ में आ रहा है, मगर वरदाई का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ तो हमारे कविराज ही बता सकते हैं। महाराज, बरत का तो अर्थ होता है बैल, और अब मैं कवि चंद्रवरदाई के कन्नौज आने का अर्थ भी समझ गया कि इंद्रप्रस्थ के बैल का बहुत बुरा है हाल, फिरता है मुंह मारता, मालिक है कंगाल। राजकवि जी, इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है कि जब बैल का स्वामी उसे भरपेट चारा न दे तो उसे मुंह मारने के लिए इधर उधर भटकना ही पड़ता है। अर्थात इंद्रप्रस्थ का भूखा बैल चारे की तलाश में कन्नौज आया। महाराज, क्षमा करें महाराज, कविराज ने मेरे स्वामी को बैल कहा है। मैं भी कविराज से कुछ कहने की अनुमति चाहता हूं। क्षमा करें महाराज। कहो, क्या कहना चाहते हो? धन्य हो महाराज, धन्य हो। कवि होकर भी मूढ़ है, तेरे मन में मैल। शिव की जिन पर है कृपा, ये वो नंदी बैल। धन्यवाद महाशय, धन्यवाद। सुंदर, अति सुंदर। क्या नाम है तुम्हारा? सेवक को गणपत डांगी कहते हैं। महाराज, कन्नौज के राजकवि से महाकवि चंद्रवरदाई का ये सेवक एक प्रश्न पूछना चाहता है महाराज, और मेरे प्रश्न पूछने का कारण यह है कि कन्नौज के राजकवि ने मेरे स्वामी को बैल की संज्ञा दी है। अगर इस समय मैं चुप रह गया तो यह मेरे स्वामी का अपमान होगा, और मेरे लिए तो मेरे स्वामी के साथ नमक हरामी होगी है महाराज। सेवक गणपत डांगी, तुमने जो तर्क दिया है उसके लिए हम तुम्हें प्रश्न पूछने की आज्ञा देते हैं, मगर इस बात का ध्यान रहे कि तुम्हारे किसी भी प्रश्न से इस दरबार की मर्यादा का उल्लंघन ना होने पाए। मैं आपको वचन देता हूं महाराज कि मेरे किसी भी प्रश्न से दरबार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा। आज्ञा है महाराज। प्रश्न दोहे में है। कविराज, आज्ञा है? आज्ञा है। मानव मन है चाहता,
उतरे सिर से भार, किंतु कौन से भार हैं जिनसे मन को प्यार? उत्तर दीजिए कविराज। कोई बात नहीं कविराज, मैं फिर से अपना प्रश्न दोहराता हूं। मानव मन है चाहता, उतरे सिर से भार, किंतु कौन से भार हैं जिनसे मन को प्यार? उत्तर दीजिए ना कविराज। अरे हैं? ये तो बैठ गए महाराज। लगता है इस दोहे में मैंने जो प्रश्न किया है, किसी संकोचवश कविराज इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं अपने स्वामी महाकवि चंद्रवरदाई से निवेदन करूंगा कि वो कविता में इस प्रश्न का उत्तर दें, ताकि इस प्रश्न का उत्तर तो मिले ही, साथ ही सारे दरबार को आपकी काव्य कला की बानगी सुनने को मिले। आज्ञा है महाराज। स्वागत है महाराज, सेवक का प्रश्न था, मानव मन है चाहता, उतरे सिर से भार, किंतु कौन से भार हैं जिनसे मन को प्यार? तो महाराज, इस प्रश्न का उत्तर है, राज मुकुट, माथे तिलक, कमर बंधी तलवार, सबसे अच्छा भार है वरमाला का भार। वाह 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 कविराज, वाह वाह, बहुत खूब। जियो जियो, बहुत अच्छे। वाह वाह, क्या बात है, वाह। जैसे नभ के सभी ग्रहों के ऊपर है सूरज का राज, जैसे नभ के सभी ग्रहों के ऊपर है सूरज का राज, जैसे देवों में नारायण, रत्नों में माणिक का साज, जैसे देवों में नारायण, रत्नों में माणिक का साज। महाराज जयचंद आपका मुकुट रहे ताजों में ताज, महाराज जयचंद आपका मुकुट रहे ताजों में ताज। आप सरीखा सिर्फ एक है जग में, वो है पृथ्वीराज। आप सरीखा सिर्फ एक है जग में, वो है पृथ्वीराज, जग में वो है पृथ्वीराज। वाह 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 कविराज, आपने तो आनंद की वर्षा ही कर दी। आपने अपने दोहे में अपने स्वामी को हमारी बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया। आपने अपनी स्वामी भक्ति निभाई, लेकिन जिस ढंग से आपने हमारी प्रशंसा की है, उसके लिए हमारी यह छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। आइए कविराज। महाराज, आप तो कला के पारखी हैं। आपकी इस अनुकंपा के लिए धन्यवाद देता हूं आपको। महाकवि, ये लीजिए। महाकवि, हमारी प्रशंसा के पात्र आप ही नहीं, आपका यह सेवक गणपत डांगी भी है। हमारे राजकवि ने आप पर व्यंग किए, दरबार की मर्यादा का उल्लंघन किया, लेकिन आपके इस सेवक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसने यह साबित कर दिया कि आपका सेवक ऐसा ही होना चाहिए। हम इसकी काव्य कला से प्रसन्न हैं, और इसे पुरस्कार ना देना इसकी काव्य कला से अन्याय होगा। महामंत्री जी। अन्नदाता, राजकोष से 100 सोने की मोहरें गणपत डांगी को भेंट की जाएं। जो आज्ञा अन्नदाता। महाराज, मैं तो आपके राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान का समाचार पाकर बिना निमंत्रण ही यहां चला आया, मगर आपके दरबार में आपके समस्त दरबारियों ने जिस तरह मेरा उत्साह बढ़ाया और जिस तरह आपने मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं।
आपका सम्मान देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे सचमुच आपने मुझे निमंत्रण देकर ही बुलाया हो। महाकवि चंद्रवरदाई, निमंत्रण तो हमने आपके महाराज पृथ्वीराज चौहान को दिया था, लेकिन ना तो वो स्वयं आए और ना ही उनकी तरफ से कोई उत्तर आया। महाराज महाराज, यदि आपने उन्हें निमंत्रण भेजा है तो जहां तक मैं अपने स्वामी महाराज पृथ्वीराज चौहान को जानता हूं, उनकी ओर से आपको उत्तर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। गणपत डांगी, हम भी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने निमंत्रण के उस उत्तर की जो पृथ्वीराज चौहान को हमने भेजा था। संयोगिता, पुत्री संयोगिता, पुत्री। मासा, आप? क्या बात है पुत्री, आजकल तो बड़ी खोई खोई सी रहती है। क्या कोई कष्ट है तुझे? बताना, क्या बात है? नहीं मासा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देख पुत्री, मैं तेरी माँ हूं। अपने मन का भेद मुझे नहीं बताएगी तो क्या? मासा, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस यूं ही। महारानी, महाराज, आप यहां? हां महारानी। पुत्री संयोगिता, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ पिताजी? आज दरबार में पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रवरदाई आ गए और उनके साथ उनका सेवक गणपत डांगी भी है। पर हुआ क्या पिताजी? होना क्या था पुत्री, हमारे राजकवि ने चंद्रवरदाई पर जरा सा व्यंग कस दिया, बस फिर क्या था। चंद्रवरदाई तो चुप रहे, लेकिन उनके सेवक ने दोहों की मार से हमारे राजकवि का अंग अंग घायल करके रख दिया। क्या कह रहे हैं पिताजी? सेवक और दोहे? इसमें आश्चर्य की क्या बात है पुत्री, यह तो होना ही था। महाकवि चंद्रवरदाई का सेवक भी तो आखिर कवि ही होगा ना। उसने दोहों में कुछ ऐसे प्रश्न किए कि हमारे कविराज उसका उत्तर नहीं दे पाए। पहले तो मैंने बहुत अपमानित महसूस किया, लेकिन जब चंद्रवरदाई ने उसका उत्तर देना शुरू किया तो मैं अपना अपमान भूल गया और मेरे साथ साथ पूरा दरबार उनके उत्तर सुनकर झूम उठा। पिताजी, आपने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है। अन्याय? यह तुम क्या कह रही हो पुत्री? क्यों पिताजी, क्या आप नहीं जानते कि वाराणसी विद्यापीठ से हमने शिक्षा ग्रहण की है? विशारद होने के साथ साथ काव्य कला में भी हमने विशेष सम्मान प्राप्त किया है। और आप हैं कि इतने महान कवि को सुनने से हमें वंचित रखा। पुत्री, कैसे हो सकता है? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी काव्य कला की रुचि के बारे में। इस समय वो हमारे अतिथि हैं। मैं तुम्हारे लिए एक विशेष काव्य गोष्ठी की व्यवस्था करवाऊंगा और स्वयं जाऊंगा कवि चंद्रवरदाई को निमंत्रण देने के लिए। पुत्री, तुम कवि चंद्रवरदाई के साथ साथ उनके सेवक गणपत डांगी को भी सुनना, बहुत सुनने वाली चीज है। नहीं पिताजी, हम किसी सेवक की कविता सुनकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते। हमारी रुचि तो केवल कवि चंद्रवरदाई को सुनने में है। अच्छा पुत्री, मैं स्वयं जाता हूं उनसे निवेदन करने के लिए। अन्नदाता की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या बात है? अन्नदाता, अनंतपुर के महाराज पृथ्वीराज चौहान के 4 विद्रोही सामंत आपके दर्शन करना चाहते हैं। महाराज पृथ्वीराज चौहान के विद्रोही सामंत? जी हां अन्नदाता, वे द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ उन्हें अंदर भेज दो। जो आज्ञा अन्नदाता।
कहिए। कन्नौज नरेश महाराज जयचंद की जय हो। महाराज, मैं हाड़ा हमीर, ये गोविंद राय, ये पजुन राय और ये निष्ठुर राय, हम अनंतपुर राज्य से आए महाराज। मृत्यु के भय से मुक्त होकर सर पर कफन बांधे हमारे सामने इस तरह आने का कारण? महाराज, सांभर नरेश पृथ्वीराज चौहान ने सारे क्षेत्र पर जो कफन डालने का प्रयास किया है, उसके विरोध में हमने विद्रोह कर दिया है। इसी कारण उनका दरबार और राज्य छोड़कर आपके पास आए हैं महाराज। हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे पास क्यों आए? इसलिए महाराज के शत्रु का शत्रु मित्र होता है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि महाराज पृथ्वीराज चौहान के विरोधियों को कोई भी शरण नहीं देगा सिवा आपके और मोहबा नरेश के अलावा इस क्षेत्र के जितने भी नरेश हैं वो सबके सब पृथ्वीराज चौहान के साथ हैं। हाड़ा हमीर, हम आपके इस उत्तर से संतुष्ट हुए, मगर हम उस बात का कारण जानना चाहते हैं जिसने आपको महाराज पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया। महाराज सांभर नरेश ने गजनी के सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के छोटे भाई मीर हसन को गौरी की इच्छा के विरुद्ध पनाह दी है महाराज। क्या? और हमारे विचार में उन्होंने ऐसा करके देश पर आने वाले आक्रमणकारी विदेशियों के संकट को निमंत्रण दिया है। हमने उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया महाराज, लेकिन उन्होंने हमें मीर हसन के सामने अपमानित करके दरबार से चले जाने को कहा। यह बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि जिसे आप सांबर नरेश पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, उसने कभी भी दोस्ती का आदर नहीं किया। अगर उसके मन में मित्रता की आस्था होती तो आज अनंतपुर और कन्नौज एक दूसरे के शत्रु नहीं होते। लेकिन आप लोगों ने बहुत उचित किया जो आप यहां आ गए। और हां, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अनंतपुर से कवि चंद्रवरदाई और उनका सेवक गणपत डांगी भी यहां आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? हां, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कन्नौज में आप सब लोगों का स्वागत है। इस समय आप विश्राम कीजिए। आज्ञा अन्नदाता। सेवक, इन्हें ले जाओ और राज की अतिथिशाला में इनके विश्राम की व्यवस्था करो। जो आज्ञा। चाहिए।